तो इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कैसे स्टार्ट करना है। इसको देखने के बाद अपन सब अपने-अपने लैपटॉप में प्रोजेक्ट में काम करना चालू कर देंगे। और मैं रूम में बैठे रिकॉर्ड कर रहा था और एक जन रूम में आ गया और वो जा नहीं रहा था, तो उसे भी अब मतलब ऐसा है कि वो डाउट पूछेगा और उसे कुछ डाउट रहेगा तो वो बैठा ही हुआ है, सुन रहा है, तो लाइव में आंसर कर दूँगा। एक प्रकार से मैं उसे समझाऊँगा तो सबको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना जो गिटहब की हमने रिपॉज़िटरी बनाई है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी काम मैं यहाँ करूँगा वो सब वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो उसे ओपन करते हैं स्क्रिप्ट स्लैश स्लैश क्लैरिटी। ये प्रोजेक्ट का अपनी गिटहब रिपॉज़िटरी की लिंक है और फ्रंट में ओपन होते ही इंट्रोडक्शन आता है। इसका इंट्रोडक्शन अपन ने कल देख लिया है, कैसे हम फ़ेज़ेस में डेवलप करेंगे, ये सब। आज मेनली जो देखना है, उसकी डिटेल्स contributing.md फ़ाइल में मिलेगी हमें। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे हमें इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में लाके, कोड करके कैसे वापस भेजना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लैरिटी हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ एआई को हम खराब कोड भेजेंगे और वो वाला कोड लाएँगे, अच्छा वाला कोड। इसे बनाने के लिए हमें ये जो रिपॉज़िटरी है सबको अपने सिस्टम में लाना पड़ेगा और इसे लाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि पाइथन और गिट। ये सबके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तो दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये जो पिप है, पिप पाइथन के साथ ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो तीनों चीज़ चाहिए अपन को, तो 2 ही चीज़ डाउनलोड करेंगे तो काम हो जाएगा अपना। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल लिखेंगे पाइथन डाउनलोड और पहली वेबसाइट python.org की है। यहाँ से पाइथन का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे, पाइथन डाउनलोड पाइथन, और अपन को इंस्टॉलर का लिंक दे देगा ये। आ गया। अभी दे देगा। पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, विंडोज़ के लिए। यहाँ नीचे आके फाइल्स सेक्शन में आके विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेंगे। इतना तुम आती हो। हाँ, इतना अपन सबको आता ही होगा। कई लोगों के में इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि अपन लोग सब सेमेस्टर में तो पढ़े ही हैं ये सब। लेकिन फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा था, तो सोचा सब करते हुए चलते हैं। और स्पीड बहुत स्लो है मेरी, पता नहीं क्यों। तब तक अपन एक और जो चीज़ डाउनलोड करना है, गिट, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट पाइथन की जगह गिट लिखेंगे और डाउनलोड। इसकी भी पहली वेबसाइट वही है, gitscm.com। विंडोज़ के लिए क्लिक करेंगे और ये x64 सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। पाइथन डाउनलोड हो गया लगभग। डाउनलोड होते ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन फाइल करते हैं। इंस्टॉल पाइथन कर देंगे और अब ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा अपन से, जैसे कि एक सेटिंग को चेंज करना है इसे अच्छे से वर्किंग करने के लिए। यस करेंगे और परमिशन दे देंगे। फिर बोल रहा है कि एनवायरनमेंट पाथ में ऐड कर लो, यस करेंगे। फिर कह रहा है कि लेटेस्ट वर्ज़न इंस्टॉल कर दें? नहीं, कह रहा है लेटेस्ट वाले इंस्टॉल है, जो भी है मैं इंस्टॉल कर लूँगा। अच्छा, लेटेस्ट वाला इंस्टॉल कर रहा है। मेरे में तो अलग आ रहा था, उसमें टिक करने का आ रहा था एक बॉक्स में। तुम्हारे में कोडिंग वाला आ गया। यहाँ आके बोला करो तो शायद तुम्हारी आवाज़ ना जा रही हो। तो हाँ, पहले के समय मतलब कुछ ही पहले समय पाइथन का इंस्टॉलर आता था कि जो वर्ज़न है, जैसे 3.10 है, 3.12 है, तो उसको पर्टिकुलर वो वर्ज़न का पाइथन इंस्टॉल हो जाता था कंप्यूटर में। अभी ये इंस्टॉल मैनेजर भी दे रहे हैं। इंस्टॉल मैनेजर क्या करता है कि
खुद ही डिटेक्ट करता है कि 3.14 चाहिए पाइथन का वर्ज़न या फिर पुराना वाला चाहिए। तो शायद इसलिए और ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो नो कर देंगे और एग्ज़िट। पाइथन इंस्टॉल हो गई है। उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मतलब पुराना तरीका है कि डायरेक्टली पाइथन आ जाएगी और नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। और गिट गिट डाउनलोड हो गया इसको ओपन करते हैं। परमिशन माँग रहा है, परमिशन दिए और नेक्स्ट इसमें बहुत सारा नेक्स्ट है। एक बस मेरा रिकमेंडेशन है कि ये यहाँ पे आके लास्ट सेकंड ऑप्शन को टिक कर लो और फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके इंस्टॉल वो कर क्यों लो। किए? वो विंडोज़ का टर्मिनल है, अभी इंस्टॉल होता है। विंडोज़ में एक एप्लीकेशन है टर्मिनल, यहाँ पे क्या है जितने भी टाइप के कमांड प्रॉम्प्ट है, एक साथ दिखते हैं। जैसे इस एरो को जब दिखाओगे तो विंडोज़ का पावर शेल दिखता है, कमांड प्रॉम्प्ट है, एज़्योर क्लाउड शेल है। तो हर प्रकार के टर्मिनल का एक हब है। तो वो ऑप्शन क्या करता है कि ये जो गिट इंस्टॉल हो रहा है, इसके साथ भी एक टर्मिनल आता है। उस टर्मिनल को भी विंडोज़ टर्मिनल में ऐड कर देता है। तो एक्सेस अपन आसानी से एक ही जगह पे सारे टर्मिनल को कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे तुम्हें नहीं दिखा रहा है गिट टर्मिनल कोई सा भी, इंस्टॉल होने के बाद दिखाएगा। अब देखो, अभी भी नहीं दिखा रहा क्योंकि इसको पता नहीं चला, गिट इंस्टॉल हो गया है। अब मैं वापस टर्मिनल ओपन करूँ और ये एरो में जाऊँ तो देखो गिट बैश एक नया टर्मिनल आ गया। इसको जब क्लिक करूँगा तो गिट का टर्मिनल खुल जाएगा। तो बस ऐसे ही अब फीचर है तो मैं सोचा ज़रूरी नहीं है इसको करना लेकिन एक ही जगह हो जाता है, तो कर लेते हैं। तो गिट हो गया, पाइथन हो गया, अपनी प्री रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है कि लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करो प्रोजेक्ट के लिए। तो ये करेंगे लेकिन पहले अपन प्रोजेक्ट को ले आते हैं। तो प्रोजेक्ट अभी ये मेरी प्रोफ़ाइल में होस्टेड है। क्लैरिटी के आगे देखो स्क्रिप्ट स्लैश नाम लिखा है, ये मेरी प्रोफ़ाइल का नाम है। तो इससे पहले अपने सिस्टम में लाने के लिए क्या करना रहेगा वो नीचे स्टेप दिए हैं, द डेवलपमेंट वर्कफ़्लो स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो सबसे पहले तो इस रिपॉज़िटरी में जाना पड़ेगा। ये रिपॉज़िटरी में हम गए। ये अपने प्रोजेक्ट की मेन रिपॉज़िटरी की लिंक है और उसके बाद कह रहा है क्लिक द ग्रीन कोड बटन एंड कॉपी एचटीटीपीएस यूआरएल। नहीं, सबसे पहले कह रहा है कि क्लोन योर फोर्क। नहीं, मतलब फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है कि फोर्क द रिपॉज़िटरी। हम इस रिपॉज़िटरी में गए और इसको सबसे पहले ये मेरी प्रोफ़ाइल में लिंक है। अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है स्क्रिप्ट स्लैश स्लैश क्लैरिटी। इसे तुम्हें अपनी प्रोफ़ाइल में लाना है, अपनी गिटहब प्रोफ़ाइल में। क्यों लाना है? क्योंकि अभी मेरे से अगर तुम डायरेक्ट अपने सिस्टम पे लाओगे, ला सकते हो अपने सिस्टम पे मेरी प्रोफ़ाइल से डायरेक्ट। तो तुम्हें अगर कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी छेड़खानी करनी है, तो तुम्हें बार-बार मेरी परमिशन लगेगी, मुझे अप्रूव करना पड़ेगा। तुम खुल के डेवलप नहीं कर पाओगे। वहीं तुम इसको फ़ोर्क कर लोगे, फ़ोर्क की का ऑप्शन ये है, फ़ोर्क करना मतलब इसे तुम अपनी गिटहब प्रोफ़ाइल में ले आओगे, तो वो तुम्हारी गिटहब प्रोफ़ाइल है। तुम वहाँ से जब अपने सिस्टम में लाओगे तो तुम्हें परमिशन वगैरह का झंझट खत्म हो जाएगा। तुम खुल के उसको मॉडिफ़ाई करो, खुल के उसमें जो करना है वो करो और बस आज़ादी मिलेगी। तो इसे फ़ोर्क करने के लिए तुम्हारी गिटहब प्रोफ़ाइल होनी चाहिए। वो अभी मेरी नहीं है, तो मैं साइन अप करता हूँ और सिंपली एक गूगल से गिटहब रिपॉज़िटरी प्रोफ़ाइल बनाता हूँ। यूज़र नेम बोल रहा है, एक अच्छा सा यूज़र नेम चूज़ करते हैं सुडो एआई। वाओ! नहीं, एआई पीवाई लिख दो, सुडो पीवाई, लेज़र लिख दो। एआई पीवाई या फिर एआईएमएल, सुडो एआईएमएल। ये मेरा यूज़र नेम मैंने सेट कर दिया और सिंपली क्रिएट अकाउंट कर दूँगा।
अकाउंट बन जाएगा मेरा। सिंपली अब मैं वापस यहाँ कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी फाइल में आऊँगा। इसमें पूरे स्टेप लिखे हैं। तो इ रिपॉज़िटरी मतलब क्या होता है? रिपॉज़िटरी मतलब होता है कि अपन गिटहब एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे अपन अपने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स को डाल सकते हैं। लोगों को शेयर कर सकते हैं और डाल के एक प्रकार से अपन का सेफ हो जाता है वो प्रोजेक्ट। अपन लैपटॉप लैपटॉप में कभी बिगड़ जाए, एसएसडी बिगड़ जाए, गिटहब में सेव रहेगा। अपन गूगल ड्राइव में भी ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन गिटहब इस चीज़ के लिए स्पेसिफ़िकली और अच्छे फीचर्स देता है। जैसे कि वर्ज़न कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट को अभी हमारा जिस स्टेज पे है, हम उस स्टेज पे अपलोड कर दिए गिटहब में। अब आगे जाके प्रोजेक्ट और डेवलप हो गया, तो उसके और एडिशनल फीचर्स को वो गिटहब अपडेट कर लेगा। ये चीज़ अपन ड्राइव में भी कर सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट डाल दो। लेकिन यहाँ पे गिटहब ये करता है कि उसका पुराना वर्ज़न भी वो रखता है। मतलब अगर पुराना वर्ज़न देखना है तो भी वो रखता है। और ड्राइव में तो ऐसा है कि नया पुराना भी रख सकते हो, लेकिन स्टोरेज खाता है ना, अपन तो मेनली पुराना वाला डिलीट करके नया डालते हैं। फिर नया अगर खराब निकल गया तो पुराना कहाँ से लाएँगे? तो ये चीज़ और शेयरिंग की अच्छी चीज़ें देता है। और अभी मतलब जब ये वर्कफ़्लो अपना हो जाएगा ना, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि गिटहब क्यों और अच्छा है। तो रिपॉज़िटरी क्या है? रिपॉज़िटरी जब एक प्रोजेक्ट को अपन अपलोड कर देते हैं, उसकी एक फ़ोल्डर जो बनता है, उसको रिपॉज़िटरी कहते हैं। मैंने जैसे अभी ये नई प्रोफ़ाइल बनी, इसको इसमें एक भी रिपॉज़िटरी नहीं है। जैसे प्रोफ़ाइल में लोड कर रहा है, पता नहीं क्यों? ये रिपॉज़िटरी में इसमें जब जाऊँगा, तो एक भी इसमें रिपॉज़िटरी नहीं है। देख लो, sudo AIML doesn't have any public repository। लेकिन जैसे ही मैं क्लैरिटी प्रोजेक्ट मैंने डाल के रखा अपनी प्रोफ़ाइल में, अब तुम इसे कॉपी कर लोगे अपनी अपनी प्रोफ़ाइल में, तो तुम्हारी भी एक रिपॉज़िटरी बन जाएगी। मतलब उस प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बन जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। तो ये लिंक मैं जाऊँगा जो कि अपनी मेन प्रोफ़ाइल मेरी वाली मतलब प्रोजेक्ट की मेन लिंक है मेरी प्रोफ़ाइल में होस्टेड है जो। यहाँ पे फ़ोर्क दबाएँगे। कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी को ही मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, फ़ोर्क द रिपॉज़िटरी मतलब अब मेरी प्रोफ़ाइल से अपनी प्रोफ़ाइल में ला रहे हो उस प्रोजेक्ट को तुम, ताकि तुम खुल के काम कर पाओ। तो यहाँ पे फ़ोर्क क्लिक करेंगे, उसके बाद कह रहा है कि इसका नाम क्या रखोगे चेंज कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि जो नाम मेरी प्रोफ़ाइल में वही रखो। तो ये सूडो एआईएमएल बस चेंज हो जाएगा। अभी मेरे में स्क्रिप्ट स्लैश स्लैश क्लैरिटी है। नया यूआरएल तुम्हारी प्रोफ़ाइल का होगा सूडो एआईएमएल स्लैश क्लैरिटी। डिस्क्रिप्शन में और कॉपी मेन ब्रांच सब ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट रखते हुए क्रिएट फ्लो फ़ोर्क कर देंगे। तो अब ये जो क्लैरिटी का प्रोजेक्ट था, सेम वैसा का वैसा पूरा का पूरा तुम्हारी प्रोफ़ाइल में आ चुका है। ऊपर देख सकते हो लिंक में सूडो एआईएमएल स्लैश क्लैरिटी और ओरिजिनल लिंक है स्क्रिप्ट स्लैश स्लैश क्लैरिटी। तो अब तुम्हारी प्रोफ़ाइल में आ गया है, तो अब इसमें तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। अब तुम इसे अपने सिस्टम में ले आओ, अपनी प्रोफ़ाइल से। उसे लाने के लिए होता है क्लोन योर फ़ोर्क मतलब अपने फ़ोर्क रिपॉज़िटरी में जाओ, वहाँ पे कोड नाम की एक ग्रीन कलर की बटन होगी, उधर से एचटीटीपीएस यूआरएल कॉपी करना है और ये वाली कमांड चलाना। मतलब ये रिपॉज़िटरी में गए अपनी फ़ोर्क और ग्रीन कलर की कोड वाली बटन और एचटीटीपीएस वाली लिंक को कॉपी करना है और क्या कमांड चलाना है गिट क्लोन और ये वाली कमांड टू डाउनलोड योर फ़ोर्क मतलब अब जो हमने अभी तक क्या किया मेरी प्रोफ़ाइल से अपनी प्रोफ़ाइल में ले आया मतलब मेन प्रोफ़ाइल से अपनी प्रोफ़ाइल में प्रोजेक्ट को लाया। अब काम कर रहे हैं कि अपनी प्रोफ़ाइल से अपने सिस्टम में लोकल सिस्टम में जहाँ हम कोडिंग करेंगे, वहाँ पे चीज़ों को लाना है। तो वहाँ लाने के लिए ये कमांड हम रन करेंगे, कौन-सी? ये वाली, यहाँ पे भी लिखा है रन दिस कमांड टू डाउनलोड योर फ़ोर्क। अब मेन चीज़ है कहाँ आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा, यहाँ पे ऊपर डेस्कटॉप जहाँ लिखा है, वहाँ पे लिखूँगा सीएमडी और एंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा और
यहाँ पे मैं वो कमांड चलाऊँगा। कौन-सी कमांड? गिट क्लोन और ये वाला यूआरएल जो हमने कॉपी किया, गिट क्लोन और वो वाला यूआरएल जो हमने कॉपी किया। इसको एंटर दबाएँगे। जो प्रोजेक्ट अब तुम्हारी प्रोफ़ाइल में होस्टेड था, वो तुम्हारे सिस्टम में आना चालू हो गया, डाउनलोड होना चालू हो गया। वेट करते हैं। डाउनलोड हो गया पूरा प्रोजेक्ट, तुम्हें दिख भी सकता है यहाँ। ये क्लैरिटी नाम का फ़ोल्डर आ गया है, ओपन करेंगे तो पूरी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसको व्यू करने के लिए अपन को एक और एप्लीकेशन लगेगी, वीएस कोड स्टैंडर्ड है। कर तो अपन और भी एप्लीकेशन से सकते हैं, लेकिन अपन वीएस कोड को डाउनलोड करते हैं अब। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट code.vs कोड में आते हैं और विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर देते हैं। अब नेक्स्ट कमांड कह रहा है कि डाउनलोड के बाद दिस क्रिएट्स अ क्लैरिटी फ़ोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, जो कि बना दिया डेस्कटॉप में। नेविगेट टू इट, टर्मिनल में ही ये अगली कमांड हमें चलानी है, सीडी क्लैरिटी। इससे टर्मिनल अभी डेस्कटॉप में था, अब क्लैरिटी के अंदर आ गया, पहले डेस्कटॉप के अंदर था। तो अब आगे क्या करना है? कनेक्ट टू मेन रिपॉज़िटरी। अब अपन ने लोकल डाउनलोड कर लिया है, अब अपन इस कमांड को रन करेंगे और ये कमांड का मकसद है कि लोकल जो रिपॉज़िटरी अपन ने डाउनलोड किया, उसे बताना कि एक ओरिजिनल ऊपर भी एक रिपॉज़िटरी है, तो उसको पता रहे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी चेंजेस अपन लोकल ही करेंगे। तो मान लो अब फ़ेज़ेस में काम कर रहे हैं अपन, पहले फ़ेज़ में आपने अपना कोड लिखा, बहुत सारा कुछ किया। अब पहला फ़ेज़ कंप्लीट हुआ, मेन रिपॉज़िटरी मतलब जहाँ अपडेट होना था वहाँ पे अच्छा कोड अपडेट हो गया है, 2-4 लोगों ने उसे इम्प्रूव कर दिया है। अब आपकी जो लोकल रिपॉज़िटरी है वो तो फ़ेज़ 2 में आने के बाद ओल्ड हो गई, मतलब हो सकता है कि ओरिजिनल रिपॉज़िटरी से बहुत अलग लिखा हो आपने। आपका वाला डिफ़र करे। हाँ, तो आपको सिंक करना पड़ेगा कि मेन रिपॉज़िटरी से सिंक हो जाए मेरी लोकल रिपॉज़िटरी। तो वो सिंक करने के लिए उसको बताना तो पड़ेगा कि मेन रिपॉज़िटरी भी है। वो ही अपन अभी से बता रहे हैं कि गिट रिमोट ऐड अपस्ट्रीम और ये मेन स्क्रिप्ट स्लैश क्लैरिटी वाली। मैं अपना ही नाम ढंग से नहीं ले पाता हूँ, रखा क्यों? फैंसी नाम था। तो ये कमांड चलाने के बाद ये एरर नहीं दी, मतलब आसानी से चल गई। अब वो अपनी लोकल रिपॉज़िटरी को पता है कि यहाँ पे एक भगवान रिपॉज़िटरी भी है, जो कि जब भी मैं भटक जाऊँ, तो वो मेरे को सुधार देगी। अच्छा एग्ज़ाम्पल निकला। तो वीएस कोड भी डाउनलोड हो गया है, इसको इंस्टॉल करते हैं। आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे भी रिकमेंडेशन है कि ये 2 पाथ को ऑप्शन को क्लिक कर दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अगला जो टास्क है, वो वीएस कोड के अंदर ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा मैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ये टर्मिनल में चलाने वाली ही कमांड है, लेकिन वीएस कोड के अंदर भी अपन टर्मिनल चला सकते हैं और उसके अंदर चलाने पे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, इसलिए मैं वीएस कोड के इंस्टॉल होने का वेट कर रहा हूँ। फिनिश करेंगे। वीएस कोड डाउनलोड हो गया। ये गिटहब, ये वाली मेरी मेन गिटहब की मतलब मेन प्रोफाइल की गिटहब और ये कॉपीड सूडो एआईएमएल वाली। ऐसा हर एक मेंबर की गिटहब में ये प्रोजेक्ट फोर्क होगा, मतलब कॉपी होगा। अब वो अपनी-अपनी कॉपी को अपने लोकल सिस्टम में लाएँगे, लोकल सिस्टम से कनेक्ट करेंगे मेरी रिपॉज़िटरी को और बस काम करना चालू करेंगे। जब भी कुछ भटक जाएँगे
तो मेन रिपॉज़िटरी तो है ही। आगे चल के देखेंगे कि सिंक कैसे करना है। वीएस कोड डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे अपन फाइल, ओपन फ़ोल्डर और डेस्कटॉप में जो क्लैरिटी फ़ोल्डर है इसको ओपन कर लेंगे। ट्रस्ट करेंगे और सारी चीज़ों को क्लोज़ करके टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल में क्लिक करके न्यू टर्मिनल। ये सेम चीज़ है जो अपन एक्सटर्नली चला रहे हैं, अब वो इंटरनली है। वही डेस्कटॉप स्लैश क्लैरिटी के अंदर डायरेक्ट, क्योंकि अपन ने उस फ़ोल्डर को ओपन किया। तो अगली कमांड जो है वो है स्टेप 2 द कंट्रीब्यूशन लूप। अब हर बार जब नया फ़ेज़ आएगा तो अपन को काम करना चालू करना रहेगा और ये रिकमेंडेड। अब गिटहब का यहाँ पे काम समझना पड़ेगा कि गिट कैसे काम करता है। गिट और गिटहब का जो स्पेशल फीचर है जो मैं बात कर रहा था वो है ब्रांचेस का। मतलब एक जो मेन प्रोजेक्ट रहता है उसको नाम दे देते हैं कि ये मेन प्रोजेक्ट है, तो उसको ब्रांच भी बना देते हैं कि ये मेन ब्रांच है। अब कोई भी मॉडिफ़िकेशन जब करेगा डेवलपर तो वो मेन ब्रांच में कभी नहीं करेगा। ये एक स्टैंडर्ड है, फॉलो होता है कि मेन ब्रांच में कभी नहीं करना चाहिए छेड़खानी। नया फीचर लाना है, क्या पता अपन एरर कर दें, कितने सारे एरर आते रहते हैं। तो हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि एक नई ब्रांच बना ली जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि गिट स्विच मेन। स्टेप 2 में कह रहा है कि सिंक कर लो पहले अपनी फ़ोर्क को। मतलब वही मैं बताया कि अभी अपन ने कुछ मॉडिफ़ाई कर दिया। जैसे मैंने बैकएंड में जाके मॉडल सर्विस डॉट पी वाई में प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद ये फाइल तो मॉडिफाई हो गई। अब मैं तो भटक गया, मान लो इससे एरर आ रहा है, तो मैं कैसे वो ओरिजिनल रिपोजिटरी से सिंक कर सकता हूँ? क्योंकि हमने लोकल रिपोजिटरी को बता के रखा है कि यहाँ पे एक भगवान है जो कि हमें सुधार देगा, तो उसको बताना भी पड़ेगा ना कि आइए मदद करने। तो उसके लिए गिट स्विच मेन, सबसे पहले अपन लोकल मेन ब्रांच जो है वो हर जगह होती है। मतलब मेरी प्रोफ़ाइल में भी जो प्रोजेक्ट होस्टेड है, वहाँ पे भी मेन ब्रांच है और मेन स्टेबल ब्रांच होती है, मतलब है ना? मतलब उसी को अपन को लाना है क्योंकि वो स्टेबल ब्रांच है, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, वो मेन में है। तो गिट स्विच मेन अपना लोकल करेंगे अपन, यहाँ नहीं करेंगे, वीएस कोड के अंदर करेंगे। और क्योंकि अपने पास और कोई ब्रांच नहीं बनाया अपन ने लोकल में, तो ये कहेगा कि ऑलरेडी इन मेन ब्रांच। ये कह रहा है गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसी कारण। पता नहीं गिट क्यों इंस्टॉल नहीं हुआ। गिट इंस्टॉल हो गया है, इसको क्यों नहीं पता चला? ये पाइथन की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने को कह रहा है, इसे इंस्टॉल करते हैं। एक और कोड रनर एक्सटेंशन है, ये भी कोड को रन करने के लिए मदद करती है। इसे भी इंस्टॉल करते हैं। मेन बात है गिट क्यों नहीं चल रहा? गिट को देखते हैं। चलना तो चाहिए। एक बार सब क्लोज़ करता हूँ और ओपन करता हूँ फिर से। अब गिट पकड़ लिया। अब वो कमांड चलाएँगे गिट स्विच मेन। तो ये कह रहा है ऑलरेडी ऑन मेन।
मतलब मेन ब्रा अपन ने और कोई लोकल में अभी ब्रांच बनाई नहीं है, तो मेन ब्रांच में ही है। तो अपन ने मेन ब्रांच में मॉडिफ़ाई कर दिया लोकल के। अब अपन मेन ब्रांच लाएँगे, ऊपर जो मेन प्रोफ़ाइल में मेन ब्रांच है, उससे सिंक करेंगे। तो उसे सिंक करने के लिए एक कमांड बस है, ये वाली गिट पुल अपस्ट्रीम मेन। मतलब अपस्ट्रीम जो हमने सेट किया था, अपस्ट्रीम क्या सेट किया था? ये वाली रिपॉज़िटरी स्क्रिप्ट स्लैश स्लैश क्लैरिटी वाली, उसकी मेन ब्रांच को ले आओ, पुल कर लो। और किसको कह रहे हैं? गिट को कह रहे हैं। तो कमांड एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ये कमांड एंटर करते ही ये प्रिंट गायब हो जाएगा। होना चाहिए था। गायब नहीं हुआ। ऑलरेडी अप टू डेट ब्रांच न्यू, न्यू ब्रांच मेन। इसको बाद में देखते हैं। ये अभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट चीज़ करते हैं कि अपन को मेन एक नई ब्रांच बनानी है। अपन को मैं अभी बता रहा हूँ कि अपन को कोड करना चालू करना है और कोड को कैसे पुश करना है। तो उसके लिए अपन मेन ब्रांच लोकल में बनी हुई है, उस पे काम नहीं करना है क्योंकि वो मेन ब्रांच को अपन को सेफ रखना चाहिए और दूसरा क्लैरिटी भी रहेगी कि नए फ़ेज़ के लिए अपन नई ब्रांच बनाएँगे, तो सबको क्लियर रहेगा कि क्या एक फ़ेज़ में क्या काम हुआ है, किसके द्वारा। तो नेक्स्ट बोल रहा है क्रिएट अ न्यू ब्रांच। अपन नई ब्रांच बना सकते हैं गिट स्विच -c और एक नाम दे सकते हैं उस ब्रांच को। तो ये कमांड को रन करेंगे और यूर नेम की जगह यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल सकते हैं, जैसे मेरा था sudo AIML और फीचर नेम की जगह अपन फ़ेज़ नेम डालेंगे। ये अपन एक स्टैंडर्ड फ़ॉलो करेंगे। जैसे फ़ेज़ 1 के लिए हम अब काम करना चालू कर रहे हैं, तो फ़ेज़ 1 डालेंगे और ये हमारी एक नई ब्रांच बन जाएगी। और कैसे जानेंगे कि हम नई ब्रांच में आ चुके हैं? ब्रांच गिट ब्रांच जब क्लिक करेंगे, तो जितनी भी ब्रांचेज़ हमारे लोकल सिस्टम में बनी है, वो दिखेंगी। एक तो मेन बनी थी, एक sudo AIML बनी है। तो अभी अपन जिसके आगे स्टार लगा है, उस पे हैं, तो sudo AIML पे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड की जगह और भी चीज़ें कर दें, फॉर की लूप लगा दें और फॉर की लूप के बाद पास कर दें, ऐसे बहुत कुछ कर दें। अब मान लो एरर आ रहा है, ये फ़ाइल को हम सेव भी कर देते हैं, एरर आ रहा है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गए, तो अपनी मेन ब्रांच तो सेम ही है। जे गिट स्विच मेन ब्रांच पे करेंगे, तो मेन ब्रांच पे आ जाएँगे अपन और ये कोड चेंज नहीं हो रहा है, फिर से मैं कैंसल करके ओपन कर रहा, ये ग्लिच क्यों आ रहा? वो देख के बता रहा मैं। गिट ब्रांच करके जानते हैं कि कौन-सी ब्रांच पे हैं हम और अभी मेन ब्रांच पे हैं और स्विच करेंगे AIML वाली ब्रांच पे, तो AIML वाली ब्रांच पे आ गए और यहाँ से हम इसको हटा दें और सेव कर दें और फिर गिट स्विच मेन पे करें तो
इसकी क्लैरिटी शायद और डेवलपमेंट करेंगे तब आ जाएगी, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि गिट ब्रांच करके ये जानो कि कौन-सी ब्रांच पे आप काम कर रहे हो बिफोर यू आर गोइंग टू कोड। तो आप कोड करने से पहले गिट ब्रांच करके जानो, मेन ब्रांच पे कोड नहीं करना है। नई ब्रांच बनाने के लिए गिट स्विच और वो वाली कमांड जो यहाँ पे दी है, कौन-सी गिट स्विच -c यूर नेम स्लैश यूर फीचर, ये ऐसे करके नई ब्रांच बना लें और उस हर बार जब भी आप कोड करें तो उस ब्रांच पे स्विच करना है तो गिट स्विच sudo aiml स्लैश पेज पर। अच्छा, स्विच की स्पेलिंग गलत थी। SWITCH इस कमांड को करके उस ब्रांच पे स्विच हो जाएँ और अब अपना काम कोड जो भी करना है, वो आप कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपना काम कर सकते हैं तीसरा स्टेप में, पूरा कोड बना लीजिए। फेज़ 1 में जैसे अपना है कि बैकएंड को तैयार करना, वो पूरा कोड कर लीजिए। उसके बाद आपने जितना भी कोड किया है, उसको अब आप अपनी अपनी प्रोफ़ाइल में जो रिपॉज़िटरी बना के रखे हैं, वहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए। तो उसको अपडेट करने के लिए क्या होता है, सारी फ़ाइल कमिट नाम की चीज़ होती है गिट में। कमिट करना मतलब एक चेक पॉइंट बनाना। अभी हमने फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर लिया, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप कमिट कर दोगे यदि, तो फ़ेज़ आगे जाके मान लो कुछ एरर आया या आप और कुछ डेवलप करना चाहते हो और आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप पीछे आ पाओगे, मतलब उस चेक पॉइंट पे आ पाओगे। जैसे गेम में अपन आगे जाके कहीं डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो लास्ट चेक पॉइंट जो सेव होता है वहाँ जाके रिज़्यूम करते हैं। वैसे ही इसमें है कि अभी हमारा मान लो लग रहा है कि अच्छा खासा काम हो गया है, अपनी प्रोफ़ाइल में अपडेट कर देते हैं। या लोकल भी अपडेट कर देते हैं। तो गिट ऐड डॉट मतलब ऐड ऑल फाइल्स यू हैव चेंज्ड, कमिट के लिए सारी फाइल को हम ऐड कर देंगे। कमांड अपने कुछ नहीं एरर दिया मतलब चल गया। उसके बाद इस नेक्स्ट कमांड करेंगे कि अब कमिट कर दो, जितनी भी फाइल ऐड होंगी, वो सारी कमिट हो जाएँगी। तो इस कमांड को चलाएँगे git commit -m, m का मतलब मैसेज और इसके अंदर मैसेज के अंदर एक मीनिंगफुल मैसेज लिख देंगे। जैसे फेज़ 1 कंप्लीट। चेक पॉइंट भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं लेकिन चेक पॉइंट तो है ही ना कमिट का मतलब। चेक पॉइंट अपन बना ही रहे हैं। तो फेज़ 1 कंप्लीट, ये एक मैसेज हो गया और ये अभी एरर नहीं दिया, लेकिन कुछ अधूरा है, तो वो उसको बता रहा है कि उम, हमेशा कमिट में वो चाहता है कि उसे पता रहे कि कौन कमिट कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी। और क्योंकि अपन ने नया-नया सब बनाया है, तो कुछ भी सेट पहले से नहीं किया था, तो वो कह रहा है कि सेट कर लो। तो ये कमांड 2 दिया है, उसको एक ईमेल और एक नेम चाहिए रहता है कि कौन कर रहा है कमिट। तो इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और ये डबल कोट्स के अंदर अपनी ईमेल डाल देंगे। जैसे ये ईमेल रिकमेंडेड वो है जिससे आपका अकाउंट बना है गिटहब का। तो मेरा अकाउंट इस वाली ईमेल से बना है, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये कमांड रन होते ही वो ईमेल मेरी सेट हो जाएगी। और सेकंड कमांड ऐसे ही यूज़र नेम के लिए करेंगे और यहाँ यूज़र नेम मेरा क्या था सूडो AIML, इसे भी रन करेंगे, दोनों चीज़ें सेट हो गई हैं। अब वापस पुरानी कमांड को रन करेंगे। ये जो ऊपर-नीचे मैं कमांड में हो रहा हूँ, ये अप एंड डाउन एरो कीज़ की वज़ह से हो रहा हूँ। ये प्रीवियस और नेक्स्ट कमांड रिमेंबर करते हैं एक और अप डाउन कीज़ से अपन उन पे स्विच करते हैं। हाँ, तो ये कमांड को वापस चलाऊँगा, तो इस बार ये चल गई। 1 कंप्लीट, 1 फाइल चेंज्ड, 1 इंसर्शन। एक फाइल में अपन ने एक लाइन का इंसर्शन किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जो लोकली अब ये कमिट लोकल हो गया।
कि लोकल ब्रांच को पता है कि चलो एक काम हो गया। लेकिन अब इसको तुम्हारी जो तुमने कॉपी ब्रांच बनाई थी ओरिजिनल से, उस कॉपी ब्रांच पे अपडेट करना है। अब डायरेक्ट ओरिजिनल पे क्यों नहीं कर रहे अपन? ताकि खराब ना हो। हाँ, ताकि खराब ना हो और वहाँ पे कंट्रोल नहीं है ना कि मुझसे परमिशन लगेगी क्योंकि मेरी आईडी की ब्रांच है वो। तो इससे अच्छा तुम अपनी आईडी की ब्रांच में पहले कमिट कर लो और फिर वहाँ से एक अलग तरीका होता है मेरी ब्रांच पे पुश करने वो का। आगे बात करेंगे। हाँ, तो ये नेक्स्ट कमांड से अपन अपनी लोकल ब्रांच को अपनी कॉपीड ब्रांच जो अपनी गिटहब प्रोफाइल में होस्ट है, वहाँ पे अपडेट करेंगे। git push -u origin your name / your feature name। तो ये your name / your feature name ये ब्रांच का नाम है। अब मेन ब्रांच में अपन ने काम किया नहीं था, वो तो अच्छी पड़ी है। हुँ, अपन ने नई ब्रांच बनाई थी, उसका नाम क्या था? sudo aiml / phase1, ये अपन ने उसका नाम रखे थे। और तो अगर अपन ने उसमें काम किया है, तो उसका ही नाम लिखेंगे अपन। मेन ब्रांच को पुश करके क्या मिलेगा? वो तो सीधी-सादी पड़ी हुई थी। अपन ने तो इसमें सारा काम किया। sudo aiml / phase1। तो ये जो ब्रांच है, ये अब अपने गिटहब रिपॉज़िटरी में पुश हो चुकी है। मतलब साइन इन माँग रहा है, इसके बाद पुश हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र से मैं साइन इन करूँगा, ऑथराइज़ करूँगा, ऑथराइज़ेशन सक्सेसफुल। और ये जो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड अब अपनी प्रोफ़ाइल वाली ब्रांच में चला गया। जाके चेक कर लेते हैं। क्लैरिटी यहाँ पे ये तो मेन ब्रांच है, एक और ब्रांच आ गई है sudo aiml / phase1। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, phase1 अपना कंप्लीट हो गया है। अपन ने मतलब पूरा phase1 तुमने कंप्लीट कर लिया होगा, वर्किंग होगा, तो तुमने अपनी प्रोफ़ाइल में पुश कर दिया। अब प्रोफ़ाइल में पुश होने के बाद मेन प्रोफ़ाइल में कैसे अपडेट करें कि भैया मतलब अब 4 मेंबर हैं अपन सब, तो सब लोग ऐसे अपना-अपना प्रोफ़ाइल में अपडेट किए हुए हैं। तो मेन सबका कैसे दिखेगा और किसका एक्सेप्ट करना है, किसका रिजेक्ट करना है, ये सब कैसे होगा? तो यहीं पे आता है पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट कि यहीं पे ऑप्शन दिखा रहा है। ये सीधा पढ़ देता हूँ, गो टू योर फोर्क ऑन गिटहब, अपनी फोर्क कॉपी रिपॉज़िटरी में जाएँगे एंड GitHub will see your new branch and show a button to compare and pull. Click it. GitHub देखेगा कि एक नई ब्रांच बनी है और वो ऑप्शन देगा कि कंपेयर कर लो और पुल रिक्वेस्ट कर लो। तो उस पे क्लिक करते हैं। You will be taken to a new page. Make sure the base repository is script ठीक। / clarity and the branch is main। मतलब नए पेज में आ गए। यहाँ पे बेस रिपॉजिटरी वो होनी चाहिए ओरिजिनल वाली, स्क्रिप्ट / क्लैरिटी वाली। और वहाँ पे ब्रांच मेन होनी चाहिए, मतलब वहाँ की मेन ब्रांच पे हम चाहते हैं कि ये अपडेट हो जाए। क्या अपडेट हो जाए? ये जो हमारी sudo aiml / clarity वाली ब्रांच है, इसकी phase1 वाली ब्रांच। तो इसमें टाइटल दे सकते हैं कि phase1 कंप्लीटेड, ऐसा टाइटल डालेंगे। ऐसे हर कोई देगा, मतलब अपन सब। और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि कैसे किया, क्या नहीं किया, या जो भी नहीं देना हो देना हो। शॉर्ट कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा जैसे used fast API and solve something with AI। तो डिस्क्रिप्शन दो और उसके बाद write a clear title and description for your pull request। Explain why you made the change and what it does। If it fixes a GitHub issue, तो ये तो आगे की बात है। क्लियर टाइटल, उसके बाद सीधे क्लिक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। वो उसके बाद ये पुल रिक्वेस्ट ओरिजिनल गिटहब रिपॉजिटरी, मतलब मुझे दिखेगी कि ये पुल रिक्वेस्ट आई है। फिर अपन सब मिलके डिस्कस करेंगे कि
किसमें किसका कोड अच्छा है, किसमें और कुछ चेंजेस किया जा सकता है और किसी एक पुल रिक्वेस्ट को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेन ब्रांच अपडेट हो जाएगी और ऐसे अपना कंट्रीब्यूशन होगा कि आपने सिस्टम में कैसे लाया, एक बार मतलब जानना चाह रहा हूँ मैं सही से समझा पाया कि नहीं? मुझे तो अब तक जितना भी तुमने समझाता आ गया है। बस एक बात तो अभी तो पीछे करके देखना पड़ेगा, कहीं-कहीं जहाँ कन्फ्यूज़न आ रहा है। अच्छा, ठीक है तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। ये है प्रोजेक्ट का मेन रिपॉजिटरी स्क्रिप्ट स्लैश स्लैश क्लैरिटी वाली। यहाँ पे प्रोजेक्ट होस्टेड है। मुझे इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? सबसे पहले मैं फ़ोर्क करूँगा। ये प्रोजेक्ट अब मेरी प्रोफ़ाइल में आ चुका है, तो अब इस पे मेरा पूरा कंट्रोल है। हुँ, तो अब मेरा पूरा कंट्रोल है, इसको मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे लाऊँगा। हुँ, उसे लाने के लिए कोड के ये लिंक को कॉपी करूँगा और फिर कंप्यूटर में आके जहाँ पे भी डाउनलोड करना है, जैसे मुझे अब डेस्कटॉप में तो कर लिया, मैं डाउनलोड्स में डाउनलोड करना चाहता हूँ। हुँ, यहाँ पे आऊँगा, सीएमडी लिखूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते ही गिट क्लोन ये वाली कमांड चला दूँगा। ठीक है। तो मेरी प्रोफ़ाइल से वो रिपॉज़िटरी यहाँ आ जाएगी। ये सारी कमांड तुम्हें यहाँ पे contributing.md फ़ाइल में मिल जाएँगी। जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है गिट क्लोन ये वाली कमांड। यूर यूज़र नेम की जगह आपका यूज़र नेम होगा गिटहब का, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। जी, तो नेक्स्ट मैं वीएस कोड ओपन करूँगा। इसमें फाइल, ओपन फ़ोल्डर और मेरा जो डाउनलोड्स फ़ोल्डर है, इधर पे उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लूँगा। मैं ट्रस्ट करूँगा कि हाँ, सही जगह से डाउनलोड किया हूँ और अब मैं इस पे काम कर सकता हूँ। मान लो हमने फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब फ़ेज़ 2 आया फ्रंट एंड बनाने का। हाँ, index.html में एचटीएमएल मुझे आती नहीं लेकिन मान लो ये पैराग्राफ है, इतना तो समझ गया। पैराग्राफ में मैंने और भी लाइनें लिख दी कि पाइथन इज़ ग्रेट। लेकिन सबसे पहली बात, मेन ब्रांच है अभी ये। मेन ब्रांच में हमें काम नहीं करना है। हमें एक कौन नई ब्रांच बनानी है फ़ेज़ 2 के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये मेन ब्रांच है। यहाँ टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल क्लिक करके टर्मिनल ओपन किया। हुँ, गिट ब्रांच करके मैं जानूँगा कि ब्रांच कौन-सी है। एक अकेली मेन ब्रांच हुँ, है। मुझे फ़ेज़ 2 के लिए नई ब्रांच बनानी है। हुँ, तो मैं करूँगा गिट एस डब्ल्यू आई डैश डब्ल्यू आई टी सी एच स्विच हाइफ़न सी मतलब अगर नहीं है ब्रांच तो क्रिएट कर दो हुँ, और क्रिएट कर दो ब्रांच का नाम देना पड़ेगा sudo aiml ठीक, स्लैश फ़ेज़ 2 ये मैं ब्रांच का नाम दे दी। ब्रांच क्रिएट और स्विच भी हो चुकी है। चेक करने के लिए गिट ब्रांच वापस चेक करोगे तो दिख जाएगी। अब ये स्विच हो चुकी है, फ़ाइल अपनी वैसी की वैसी है, लेकिन गिट वो काम कर देता है बैकग्राउंड में। अब अपन ये वाली ब्रांच पे ही काम करेंगे। तो मैं चेंजेस करता हूँ जैसे दिस इज़ पाइथन स्पीकिंग और इसको मैं सेव कर देता हूँ फ़ाइल को और सेव होने के बाद मान लो मेरा फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी तरफ से सैटिस्फाइड हूँ कि अब मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है। मुझे अब दिखाना है मेन मेन ब्रांच में अपना सबमिट करने के लिए डालना है। तो उसका पूरा स्टेप अब चालू होता है। गिट ऐड ऑल कमिट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं सारी फ़ाइल जितनी मॉडिफाइड है, जैसे मैंने इस फ़ाइल को मॉडिफाई किया, कुछ लिखा है एक्स्ट्रा, तो उसके आगे एम लिखा हुआ है। तो ऐसे डॉट लगा देने का मतलब ऐसी सारी मॉडिफाइड फ़ाइल को ऐड कर दो। उसके बाद गिट कमिट कर दो और एक मैसेज डालता हूँ कि मैं फ़ेज़ 2 कंप्लीट कर दी हूँ हाइफ़न एम मैसेज कंप्लीटेड फ़ेज़ 2 ये कमिट हो गया। हुँ, अब इस कमिट को मुझे अपनी जो प्रोफ़ाइल में होस्टेड रिपॉज़िटरी है, वहाँ पे पुश करना है। हुँ, तो उसको पुश करने के लिए कमांड मुझे याद नहीं तो यहाँ आऊँगा और गिट पुश ओरिजिन योर फीचर नेम ये ब्रांच का नाम डालना है। तो अब हम डालेंगे
ये वाला git push origin your name sudo सुडो एआई aiml और फीचर नेम phase 2 ये चलेगा ये रिपॉजिटरी। वेरीफाई करते हैं कि पहुँची कि नहीं। ब्राउज़र में देखेंगे, फेज़ 1 की तो आ गई थी, क्लैरिटी प्रोजेक्ट में जाएँगे, ये मैसेज दिखा रहा है, sudo aiml phase 2 has recent pushes और यहाँ पे जाके जब मेन ब्रांच पे क्लिक करोगे तो व्यू ऑल ब्रांच पे जाके देख भी सकते हो कि एक ही ब्रांच दिखा रही एक ही ब्रांच दिखा रही। अच्छा ये तो मेरी वाली है ना, मेरी वाली प्रोफ़ाइल की है स्क्रिप्ट स्लैश वाली, अपनी वाली देखनी है, ये वाली अपनी वाली। तो यहाँ पे आके जब देखेंगे तो मेन के अंदर जाएँगे तो ये देखो फ़ेज़ 1 की अलग बस और वही यहीं पे हाँ, और यहीं पे देखो वो गिट का वो फ़ीचर अपन को समझ आ रहा है थोड़ी-सा कि मेन ब्रांच में अपन अपना वो सामान है, जो स्टेबल है, काम करता है। अब किसी को फ़ेज़ 1 तक का देखना है कि फ़ेज़ 1 में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो उसका कोड वो देख पाएगा। यहाँ पे सिर्फ़ वो फ़ाइल रहेंगी जो फ़ेज़ 1 तक बनी थी, फिर फ़ेज़ 2 की अलग हो जाएँगी। हुँ, तो फ़ेज़ 2 का ऐसे तो ये गिट का एक कमाल है और उसके बाद अब फ़ेज़ 2 को मुझे पुश करना है, फिर से डालना है, एक्सेप्ट हो जाए इसके लिए। तो कंपेयर एंड पुल को फिर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं फिर से ओरिजिनल ब्रांच स्क्रिप्ट स्लैश स्क्लिप्स क्या नाम है यार? मुझे क्या पता। स्क्रिप्ट स्लैश स्लैश क्लैरिटी की मेन ब्रांच को बेस रखते हुए अपनी सूडो एआईएमएल स्लैश क्लैरिटी की फ़ेज़ 2 ब्रांच को मैं पुल रिक्वेस्ट के लिए कर दूँगा। लिखूँगा कि फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो गया है, मैंने कैसे किया, क्या किया, ये सब लिखूँगा और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट को फिर से कर दूँगा। तो फिर से ये मेरी एप्लीकेशन चले गई कि मेरा फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो गया है, इसे भी चेक कर लो। तो बस ऐसा अपना वर्कफ़्लो रहेगा, वहाँ से फिर अपन डिस्कशन करेंगे कि किसका कोड अच्छा है और उस मिलके अपन एक्सेप्ट करेंगे और फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे सब मिलके। एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट लगता ही है, तो इम्प्रूव करते रहेंगे। और एक और चीज़ छूटी है, वो चीज़ है मतलब एक प्रकार से तो सारा कुछ हो गया है, लेकिन एक चीज़ वो डॉक्यूमेंट में थी, एक पाइथन वाली, क्रिएट लोकल एनवायरनमेंट सेटअप। ये क्यों करना है अपन को? मतलब पाइथन तो इंस्टॉल कर लिया अपन ने सिस्टम में, लेकिन अब पाइथन का यूज़ अपने प्रोजेक्ट में होना है और काफ़ी सारी एक्सटर्नल चीज़ अपन डाउनलोड करेंगे, तो सिस्टम में वो कचरा मचा सकती हैं कि मतलब कचरा मचा सकती हैं। तो प्रोजेक्ट की चीज़ एक प्रोजेक्ट की जगह में हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए अपन एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब एक तो सिस्टम का एनवायरनमेंट होता है अपने लैपटॉप का। अपन एक और एनवायरनमेंट बना रहे हैं पाइथन के लिए स्पेशल, अपने प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल, जिसमें अपन उस प्रोजेक्ट में यूज़ हुई सारी पाइथन की जो चीज़ें हैं, वो रखेंगे। तो उसको बनाने का एक बार बता देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है ये स्टेप, आप ग्लोबली भी काम कर सकते हो और यूट्यूब वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन एक ट्यूटोरियल दे दे रहा कि इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ आएँगे, ये मेन डॉट पाई या जो भी अपना प्रोजेक्ट तो ओपन ही है, डाउनलोड स्लैश क्लैरिटी में। तो यहाँ पे आके मैं पाइथन एम वीएनवी वीएनवी मतलब वीएनवी वीईएनवी नाम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देगा ये फ़ोल्डर बन गया। जब तक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन रहा है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को अपन को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। मैक ओएस के लिए ये कमांड है, विंडोज़ के लिए ये कमांड चलाएँगे और मैक ओएस एंड लिनक्स के लिए सेम कमांड है। अच्छी बात। हाँ, वो दोनों सिमिलर हैं काफ़ी। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनते ही ये इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे एक एरर है। एरर को अपन कैसे सुलझाएँगे? मुझे भी नहीं पता। कॉपी करेंगे और गूगल के पास जाए ओ चैट जीपीटी के पास जाए। हाँ, चैट जीपीटी, गूगल या किसी के पास भी जाएँगे।
यहाँ पे आके इसका एआई मोड भी आ गया है, अच्छा काम करता है। ये बोला ये, इस कमांड को चला दूँगा और अब फिर से वो पाइथन एनवी पाइथन को एक्टिवेट करूँगा ये इसको और अब ये एक्टिवेट हो गया। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे वीएनवी लिखा आ जाएगा, पहले नहीं आ रहा था। और अब इसके अंदर नेक्स्ट कमांड जो चलाने को कह रहा है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वो है कि पिप इंस्टॉल बैकएंड में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी में चीज़ें लिखी हैं उसको इंस्टॉल कर दो। बैकएंड के अंदर एक फाइल है रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर चीज़ें लिखी हैं जो प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी। ये और भी चीज़ें हो सकती हैं आगे जाके, ये कम भी हो सकती हैं। लेकिन स्टार्ट करने के लिए अपन को प्रोजेक्ट इस कमांड को जब रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सब इंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉल चालू हो गया। तो ये तो डाउनलोड होता रहेगा और जो गिट एंड गिटहब अपन यूज़ कर रहे हैं, गिट का ये 3rd नंबर पे ऑप्शन दिखेगा, वीएस कोड में भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके रखा है। जीयूआई के हेल्प से अपन कमिट कर सकते हैं और अपनी कॉपीड रिपॉज़िटरी में कोड को पुश भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, मैंने बस कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी फाइल में जो इंस्ट्रक्शन है, उसका ट्यूटोरियल दिया है। उसके हिसाब से टर्मिनल में काम करने का ट्यूटोरियल दिया है। लेकिन इसको सेम चीज़ को अचीव करने के और भी तरीके हैं। एक तो वीएस कोड ने खुद भी प्रोवाइड किया हुआ है और गिटहब डेस्कटॉप नाम का एक वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आता है। इसकी मदद से भी अपन ये सब काम कर सकते हैं। ज़्यादा किसमें आएगा काम करने? अब वो वही कर सकता है। नहीं, हर हर चीज़ से काम तो किया जा सकता है। लेकिन जो कस्टमाइज़ वे में अपन को काम करने का तरीका टर्मिनल में मिलेगा, वो इनमें नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो टर्मिनल से काम करना चालू करें। वैसे तो अपना काम हल्का-फुल्का है, सब में हो जाएगा। लेकिन लेकिन वो फ़ाइल के हिसाब से चलें, करना ही कितना-कितना सा है। फ़ेज़ 1 की नई ब्रांच बनाओ, उसको अपनी प्रोफ़ाइल में डाल दो, पुल रिक्वेस्ट कर दो। ये सिंपल-सिंपल सा तरीका है। वो सब तो समझ में आ गया। हुँ, 1-2 बार में आ जाएगा और बीच में जो एरर आ रहे थे कि स्विच करने पे भी वो फ़ाइल चेंज नहीं हो रही थी, वो मेरे को भी क्लियर नहीं है क्योंकि मैं भी इन सब में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अपन सबको क्लियर हो जाएँगे वो धीरे-धीरे। बस ब्रांच फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 करके अगर बनाओगे तो रीडेबिलिटी अच्छी है। कैसे अपन को दिख रहा था कि फ़ेज़ 1 में क्या काम हुआ, फ़ेज़ 2 में क्या काम हुआ, वो अच्छे से दिख जाएगा। इसलिए ये ब्रांच बनाना है। तो बस ये सब डाउनलोड होंगे और आप प्रोजेक्ट में वर्क स्टार्ट कर सकते हैं अब। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट में ये बैकएंड में टू डू ये एक टेम्पलेट कोड दिया हुआ है पहले से, ताकि अपन सब भटके ना और एक स्टैंडर्ड वे में बनाते रहें। और टेम्पलेट कोड में टास्क भी दिए हैं, जैसे इंपोर्ट करना है कोड विथ एआई फंक्शन फ्रॉम मॉडल सर्विस डॉट पी वाई। मॉडल सर्विस डॉट पी वाई को डेवलप करने जाएँगे तो यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट द पाइपलाइन फंक्शन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी। तो ये मुझे नहीं पता जैसे कैसे करना है। मैं इसका यूट्यूब वीडियो देखूँगा, खुद से कहीं से पढ़ूँगा और या एआई की मदद लूँगा और इसे कंप्लीट करूँगा इस टास्क को। अब जैसे मुझे नहीं पता तो एआई से ही पूछ लेते हैं। एआई ने बता दिया कि ये लाइन से हो जाएगा इम्पोर्ट। तो मुझे तो वैसे पता है कि ये लाइन से हो जाएगा। वैसे याद नहीं था, लेकिन देख के पता कि ये लाइन सही है, इससे हो जाएगा पाइपलाइन फंक्शन इम्पोर्ट। तो मैंने उसको लिख दिया। ऐसे कर के प्रोजेक्ट मैं तैयार कर लूँगा इसे और अपने सिस्टम में चला के भी देख लूँगा और चल जाएगा तो बस कमिट करूँगा। लोकल पहले अपडेट होगा, फिर अपनी प्रोफ़ाइल में अपडेट होगा, फिर रिक्वेस्ट भेजा जाएगा ओरिजिनल के लिए, फिर वहाँ अगर एक्सेप्ट हो गया तो वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। बस सुनने में तो आसान लग रहा है।
मुझे भी 2 बार मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, तब मुझे भी आसान लग रहा है थोड़ी, समझ लग रहा है, आसान नहीं। ठीक है, तो अभी 2 बार वीडियो देख लूँगा। वीडियो देखना नहीं, प्रैक्टिकली चालू ही कर दो। चालू कर दोगे तो फिर अपन, क्योंकि अब बनाना भी है तो धीरे-धीरे सब समझ-समझ के एआई की मदद लेके या जैसे भी करके अपने टाइम लगा के बनाओ, अपन फिर डिसाइड करते हैं अगली मीटिंग कब करना है। उसके बाद उसमें डिस्कशन करेंगे कि किसका कैसा बन रहा है। अगर सबके बन गए तो फिर ये डिस्कस करेंगे कि किसका एक्सेप्ट करें, किसका अच्छा वर्क कर रहा है। ये गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो गई, साइन इन करने को बोल रहा है, कंटिन्यू कर दूँगा, ऑथराइज़ कर दूँगा। इसने भी देखो ये पहले ही बोल दिया कि मेरे को अकाउंट नेम और ईमेल एड्रेस दे दो, तुम अगली बार जो भी कमिट-अमिट करना होगा, जो अपन ने मैन्युअली टर्मिनल में किया, वो ये कर लेगा। तो मैं फिनिश करूँगा, वो ले लिया। उसके बाद ये एक्जिस्टिंग रिपॉज़िटरी मैं अपनी दिखाता हूँ इसे, डाउनलोड्स वाली, ऐड रिपॉज़िटरी। तो ये जीयूआई में सारी चीज़ें दे रहा है, जैसे फेच ओरिजिन करेंगे तो ओरिजिनल जो रिपॉज़िटरी है उसमें जो-जो था वो यहाँ नीचे ले आएगा। तो इसे भी चलाना सीखना पड़ेगा। वैसे तो मतलब ये एक मेन जनरल ओवरव्यू था, अब हर चीज़ के डीप में जाओगे तो सीखते जाओ। जस्ट काम बनाने के लिए जितना मैंने अभी दिखाया उससे काम बन जाएगा। तो उतना करते हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी सब इंस्टॉल हो गया है। एक कोड रनर आउटपुट टैब में रन करता है कोड, तो कई बार इनपुट वगैरह नहीं ले पाता है। इसको टर्मिनल में रन करने के लिए एक सेटिंग और बता दे रहा, फाइल। अब ये मतलब ये साइड की चीज़ें हैं, इसके बिना भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप धीरे-धीरे सीख जाएँगे। तो कोड रनर और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नीचे, रन इन टर्मिनल। इसको ऑन करके अब जब भी कोड को रन करेंगे, तो वो आउटपुट टैब की जगह टर्मिनल में रन करेगा, जो कि बेटर माना जाता है। तो बस ट्यूटोरियल एंड करते हैं। अब अगला देखते हैं कि चालू करने में किसी को दिक्कत आए तो डिस्कशन करते हैं। ग्रुप में तो एक-दूसरे को मदद करते ही रहेंगे।